हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग चार्ल्स डिकेंस के मेजर वर्क्स को देखेंगे। ओके, इसके पहले हमने इनकी कंप्लीट बायोग्राफी को पढ़ाया है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये आपको आज हम लोग पूरा चार्ल्स डिकेंस के जो मेजर वर्क्स हैं उनको देखेंगे। थीम्स हो गई, उनकी समरी हो गई है, किस तरह पब्लिश हुए हैं, तो ये सब को हम देखेंगे अच्छे से। तो और ये आपके चार्ल्स डिकेंस जो है पीजीटी के सिलेबस में है हमारे। पीजीटी के कई राइटर्स हम करा चुके हैं, तो उसी के सीरीज में हम डिकेंस को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज इनके मेजर वर्क्स को देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट मेजर वर्क्स हैं उनको हम डिटेल में भी अगर आप कहेंगे तो पढ़ेंगे। ओके, तो इसके पहले इलियट हो गए, टीएस इलियट, कमला दास, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, इन सबको पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा उसी सीरीज़ में आज हम डिकेंस को कवर कर लेंगे। ओके, तो होप सो क्लासेस आपको लिए हेल्पफुल हो रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी एंड एलटीजीआईसी इनकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केचेस बाय बोजेस, इनका जो फर्स्ट जो इनका वर्क आया था वो था स्केचेस बाय बोज, पब्लिश्ड इन 1836। ओके, 1836 में ये पब्लिश हुआ है आपका। ओरिजिनली अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अंडर द पेन नेम बोज, इट डिकेंस फर्स्ट पब्लिश्ड बुक। ओके, तो ये क्या था, ये आपका डायरेक्ट पब्लिश नहीं हुआ है बुक फॉर्म में। तो जो बोज उनका उपनाम था, जो बोज नाम से वो लिखते थे, बोज उनका जो पेन नेम था। पहले आपकी न्यूज़पेपर और मैगजीन में बोज के नाम से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आपकी आई थी, फिर आपके बाद में बुक फॉर्म में आई हैं। तो ये उन्हीं को सीरियलाइज जो वे में हो गया, तो बाद में उसको बुक फॉर्म में कर दिया गया था। ओके, तो ये आपका बोज नाम से उन्होंने लिखा है। आपको पता है सीरियलाइज वाइज लिखते थे, सीरियल वाइज लिखते थे, एपिसोड वाइज लिखते थे, और हर मैगजीन में वीकली हो गई या मंथली में आती थी, और फिर उसके बाद ये बाद में बुक फॉर्म में कर दी गई। ओके, फिर इसमें क्या बताया है इन्होंने, स्केचेस बाय बोज इस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्केचेस एंड स्टोरीज डिस्क्राइबिंग एवरीडे लाइफ इन लंदन। तो लंदन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो दिखाती है आपको। कलेक्शन है, शॉर्ट स्केचेस है इसमें, स्टोरीज डिस्क्राइबिंग एवरीडे लाइफ इन लंदन, जो रोज़मर्रा की लाइफ है लंदन में उसको दिखा रही है। जो स्केचेस बोजेस है ये लंदन की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बताने वाली एक छोटे छोटे स्केचेस और कहानियों का एक कलेक्शन है ये आपका। ओके, ये आप लंदन की डेली लाइफ को दिखा रही है, उसके स्केचेस और कहानियों का एक कलेक्शन है उसका। इट प्रेजेंट रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। ये क्या दिखाती है, ये विक्टोरियन समाज की असलियत को दिखा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है। स्ट्रीट हो गई, शॉप्स हो गई, कोर्ट, थिएटर्स एंड कॉमन पीपल हो गए, जैसे कि आपकी स्ट्रीट्स, गलियां हो गई, एंड दुकानें हो गई, शॉप्स हो गई, कोर्ट हो गया, थिएटर्स हो गए, एंड कॉमन पीपल, आम आदमी को दिखा रही है। ये आपकी स्केचेस ऑफ बोजेस, छोटे छोटे स्केचेस हैं, कहानी स्केचेस और कहानियों का ये एक आपका कलेक्शन है। ओके, ये आपका स्केचेस बहुत है, ये सीरियलाइज्ड में आए थे, बाद में बुक फॉर्म में हो गए थे, पब्लिश्ड इन 1836। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्क में आएंगे, द पिकविक पेपर्स। ओके, पिकविक पेपर्स, ओके, मंथली नंबर में आया था ये आपके, लगभग 20 आपके इसमें 20 पार्ट्स में था ये आपका। मंथली नंबर थे अप्रैल 1836 टू नवंबर 1837 तक ये आपका आया है। आपका ये सीरियल वाइज आपको बताया ना कि सीरियल वाइज आपको देते थे मंथली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर वगैरह में, तो ये आपका लगभग आपके 20 पार्ट्स में आया है। ये आपका 20 पार्ट्स में लगभग मंथली नंबर में आया है, अप्रैल 1836 टू नवंबर 1837 तक। थीम इसकी क्या थी, सोशल सटायर है आपका, और ह्यूमर है आपका। समरी देख लीजिए तो, एडवेंचर ऑफ पिकविक एंड हिज क्लब, अ कॉमिक एक्सपोजर ऑफ लॉ कोर्ट एंड मिडिल क्लास हाइपोक्रेसी मेड डिकेंस इंस्टेंटली फेमस। ओके, तो यहाँ पर इस मिस्टर पिकविक और उनके क्लब के एडवेंचर को दिखाया गया है। लॉ कोर्ट और मिडिल क्लास के दोगलेपन का कॉमिक एक एक्सपोजर है ये आपका। इस वर्क के साथ ही डिकेंस काफ़ी फेमस हो गए थे। ये आपका फर्स्ट बुक था जो बुक फॉर्म में आया था। ओके, ये स्केचेस बाय बोजेस नहीं कहते, इसी को कहेंगे बुक फॉर्म में आपका फर्स्ट वर्क जो इनका रहा है सक्सेसफुली, ये आपका पिकविक पेपर्स ही रहा है। ओके, स्केचेस बाय बोजेस इनकी लेखन की शैली की यहाँ शुरुआत थी, और ये पिकविक पेपर्स जो है इसने काफ़ी सफलता दिलाई इनको। ओके, तो 1836 टू 37 के बीच में आपकी आई है। सामाजिक व्यंग रहा है इसमें, हास्य रहा है आपका,
एंड मिस्टर पिकविक और उनके क्लब के सदस्यों की यात्राएं और अनुभवों की कहानी है ये आपकी मध्यवर्गीय समाज की कमजोरियों पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। नॉवेल ने डिकेंस को तत्काल प्रसिद्धि दिलाई है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट वर्क आपका पिकविक पेपर्स कहा जाता है। ओके, तो ये था इनका पिकविक पेपर्स जिसने इनको इंस्टेंटली फेमस बना दिया। ओके, नेक्स्ट इनका वर्क है ओलिवर ट्विस्ट। मंथली सीरियल में ये भी था इनका, कहाँ पर ये आपका आया है, बेंटलीज मिसलैनी में। मंथली सीरियल वाइज ये भी आपका आया बेंटलीज मिसलैनी में, आपका महीने के सीरियल वाइज में आता था। फरवरी 1837 टू अप्रैल 1839 24 इंस्टॉलमेंट्स में आया। वो आपका 20 में आया था, ये आपका 24 इंस्टॉलमेंट्स में आया है। तो ये आपके बेंटली की मिसलेनी में आपके मंथली में सीरियल महीने के सीरियल में आए हैं। फरवरी 1837 से आपका अप्रैल 1839 तक 24 इंस्टॉलमेंट्स में आए हैं। ओके, थीम इसकी क्या थी, पॉवर्टी, क्राइम, सोशल इनजस्टिस, ये इसकी थीम है। गरीबी हो गया, क्राइम हो गया, सामाजिक अन्याय जो हो गया, इसकी थीम थी आपकी। समरी देख लीजिए। तो समरी क्या, दिस नॉवल बाद में हम अगर आप कहेंगे तो हम इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क डिटेल में पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। ओके, दिस नॉवल प्रेजेंट्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ ऑर्फन इन विक्टोरियन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो अनाथ बच्चों की दयनीय हालत को दिखाता है। ओलिवर बॉर्न इन अ वर्क हाउस सफर्स क्रुएलिटी एंड स्टार्वेशन। जो ओलिवर है वो एक वर्क हाउस में पैदा हुआ था, क्रूरता और भुखमरी को झेलता था वहाँ पर, क्रुएलिटी और जो स्टार्वेशन भुखमरी को वहाँ पर झेलता था छोटे में। ही वॉज इनटू द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल्स लाइक फैगिन बट रिमेन्स प्योर हार्टेड। ओके, वह फैगिन जैसे अपराधियों के हाथों में पड़ जाता है लेकिन उसका दिल साफ रहता है। ओके, दो ओलिवर सफरिंग्स डिकेंस अटैक द पुअर लॉ सिस्टम एंड चाइल्ड लेबर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ओलिवर की जो सफरिंग्स है, उसकी जो पीड़ा है उसको दिखाया, उसकी उस जरिए जो डिकेंस है, गरीब डिकेंस अटैक कर रहे हैं यहाँ पर पुअर लॉ सिस्टम पर एंड चाइल्ड लेबर पर। डिकेंस यहाँ पर अटैक करते हैं ओलिवर्स की सफरिंग्स के थ्रू गरीब कानून सिस्टम जो है, पुअर लॉ सिस्टम है, एंड जो बाल मजदूरी पर यहाँ पर अटैक कर रहे हैं डिकेंस। ओके, द नॉवल हाईलाइट्स दैट सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम एंड करप्शन। ओके, तो यहाँ पर नॉवल इस बात पर जोर देता है कि क्राइम और भ्रष्टाचार के लिए समाज ही जिम्मेदार होता है। ओके, तो यहाँ पर डिकेंस हाईलाइट करते हैं कि समाज जो है बहुत बड़ा रोल होता है समाज का, समाज रिस्पॉन्सिबल होता है क्राइम एंड करप्शन के लिए। ओके, तो यह नॉवल आपका दिखाता है। तो ओलिवर एक अनाथ बालक है और जो वर्क हाउस में जन्म लेता है और कठोर जीवन बिताता है। उसे भूख, मारपीट और अपमान सहना पड़ता है, अपराधियों के गिरोह में पहुंच जाता है, क्रिमिनल के हाथों में पड़ जाता है, लेकिन उसका हृदय जो शुद्ध रहता है। डिकेंस ने इस नॉवल के थ्रू पुअर लॉ और बाल मजदूरी, बाल श्रम की कठोरता से यहाँ क्रिटिसाइज़ किया है और आलोचना की है। तो ये दिखाता है कि समाज की गलत व्यवस्था अपराध को जन्म देती है। ओके, तो ये था आपका ओलिवर ट्विस्ट। ओके, यहाँ पर थीम हो गई और कब पब्लिश हुआ है, कहाँ पर, तो ये हो गया, ये आपका ओलिवर ट्विस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा है निकोलस निकलबी। निकोलस निकलबी को देख लेते हैं। चलिए, मंथली नंबर्स में, मंथली में आपका ये भी आया अप्रैल 1838 टू अक्टूबर 1839 तक। ओके, मंथली में आपका ये भी एपिसोड सीरियलाइज्ड आए हैं अप्रैल 1838 से अक्टूबर 1839 तक आए हैं। थीम स्कूल क्रुएलिटी, फैमिली लॉयल्टी। इसकी थीम क्या है, स्कूल की क्रूरता को दिखाया गया है, परिवार के प्रति जो वफादारी है, लॉयल्टी को दिखा रहा है ये आपका वर्क। ओके, तो देख लीजिए इसकी भी समरी शॉर्ट में। निकोलस फाइट्स अगेंस्ट इनजस्टिस एट डॉथ बॉयज हॉल, अ क्रूएल बोर्डिंग स्कूल। द नॉवल क्रिटिसाइजेज यॉर्कशायर स्कूल एंड हाईलाइट्स फैमिली लॉयल्टी। तो इसमें क्या कहे बता रहे हैं कि निकोलस है एक क्रूर बोर्डिंग स्कूल में अन्याय के खिलाफ लड़ता है। नॉवल यॉर्कशायर के स्कूल की आलोचना करता है और परिवार के प्रति वफादारी पर जोर देता है। ओके, तो यहाँ पर जो विद्यालयों की क्रूरता और पारिवारिक निष्ठा को दिखाया जा रहा है। निकोलस एक निर्दयी बोर्डिंग स्कूल डॉट बॉयज़ हॉल में एक शिक्षक बनता है और वहाँ बच्चों पर हो रहे अत्याचार पर विरोध करता है। जो नॉवेल है वो यॉर्कशायर के भ्रष्ट स्कूलों की आलोचना करता है और परिवार की एकता को महत्व देता है। तो ये इसकी शॉर्ट में समरी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ओके, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो है वीकली सीरियल है, ये आपका वीकली आया था, सीरियलाइज था, वीकली था इन मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक। ओके, तो ये आपका वीकली सीरियल था, मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में हर हफ्ते आने वाला ये एक आपका सीरियल था। ओके, ये हर हफ्ते आता था आपका ये सीरियल। कौन, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप।
अप्रैल 25 1842 फरवरी 6 1841 तक आपका आया है ये, एंड वीकली सीरियल था ये आपका हम्फ्रीज क्लॉक में। ओके क्लियर। चलिए थीम इसकी देख लीजिए, इनोसेंस एंड सफरिंग। ओके क्या थीम थी? मासूमियत और दुख इसका मेन थीम था। क्या है देख लीजिए समरी। फोकसेस ऑन लिटिल नेल एंड हर ट्रेजिक लाइफ। द नॉवेल इज सेंटिमेंटल एंड इमोशनल, शोइंग द सफरिंग ऑफ प्योर इनोसेंस इन अ हार्श वर्ल्ड। तो ये लिटिल नेल और उसकी दुखद ज़िंदगी पर एक फोकस करता है। ये नॉवेल सेंटिमेंटल और इमोशनल है, इमोशनल नॉवेल है जो एक कठोर दुनिया में पूरी मासूमियत की तकलीफ़ को दिखाता है ये आपका नॉवेल। ओके तो मासूमियत और पीड़ा को दिखाता है ये आपके लिटिल नेल और उसके दादा की दुखद कहानी है ये आपकी। ये जो नॉवेल है भावनात्मक और करुणा से भरा हुआ है। डिफेंस ने दिखाया है कि निर्दोष लोग कठोर समाज में कैसे पीड़ित होते हैं। ओके इसमें अब या आप डिटेल में अगर इसकी समरी बाद में हम इसको अगर आप कहेंगे तो हम डिटेल में भी इसकी समरी वगैरह को लेकर आएंगे वीडियो। ओके तो ये आपके शॉर्ट में आपने बता दिया किस टॉपिक से क्या बात की गई किस नॉवेल में। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा वर्क है बार्नबी रज। बार्नबी रज जो है ये आपका वीकली सीरियल इन मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, उसी में आया है आपका वीकली सीरियल। ये भी था फरवरी 13 नवंबर 27 1841। ओके 13 फरवरी से 27 नवंबर 1841 तक ये आपका है। क्या है? बार्नबी रज। बार्नबी रज जो है ये भी आपका मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में हर हफ्ते आने वाला सीरियल था 13 फरवरी से 27 नवंबर 1841 तक। ओके इसकी थीम हिस्टोरिकल वायलेंस है, ऐतिहासिक हिंसा को दिखाया गया है इसमें। क्या है समझी इसकी? हिस्टोरिकल नॉवेल सेट ड्यूरिंग द गॉर्डन राइट्स 1780। इट एक्सप्लोर्स फियर क्योस एंड पब्लिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है ये 1780 में के गार्डन दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये आपका। इट एक्सप्लोर्स फियर क्योस एंड पब्लिक डिसऑर्डर। तो इसमें भीड़ की मानसिकता, हिंसा और सामाजिक अस्थिरता को दिखाया है हमारे डिकेंस ने। ओके तो ये आपका हो गया बार्नबी रज। चलिए नेक्स्ट हमारा है अ क्रिसमस कैरोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप इनका वर्क 1843 में आया है आपका। इसकी रिडेम्पशन, जेनरसिटी एंड क्रिसमस स्पिरिट, उदारता और क्रिसमस का जोश ये दिखाया गया है। ओके समरी है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एबेंजियर स्क्रूज। एबेंजियर स्क्रूज का बदलाव को दिखाया गया है। मिजरी एबेंजियर स्क्रूज रिफॉर्म्स आफ्टर विजिट फ्रॉम थ्री स्पिरिट्स। डिकेंस प्रमोट्स काइंडली चैरिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंजूस एबनेजर स्क्रूज जो है थ्री स्पिरिट्स से तीन आत्माओं के आने के बाद सुधर जाता है, थ्री स्पिरिट्स के आने के बाद सुधर जाता है। तो डिकेंस दया, दान और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। ओके एबेंजियर स्क्रूज एक कंजूस व्यक्ति है तो थ्री स्पिरिट्स तीन आत्माओं के आने के बाद, दर्शन के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वह दयालु और उदार बन जाता है। ओके डिकेंस ने समाज की प्रेम, दान और सामाजिक जिम्मेदारियों का यहाँ पर एक मैसेज दिया है। ओके इस तरह करके जो हमें समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काइंडनेस, चैरिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको यहाँ पर प्रमोट किया है डिकेंस ने। ओके नेक्स्ट हमारा वर्क है मार्टिन चंजलिवेट। तो ये मंथली नंबर्स में ये भी आया है, जनवरी 1843 से जुलाई 1844 तक आया है आपका। मंथली में ही आया है आप। थीम इसकी सेल्फिशनेस वर्सेस मॉरलिटी है, स्वार्थ बनाम नैतिकता कह लेंगे। ओके तो समरी देख लीजिए क्या है। समरी सटायर ऑन ग्रीड एंड हाइपोक्रेसी इंक्लूडिंग अमेरिकन सोसाइटी को इंक्लूड करते हुए एक आपका सटायर कर रहे हैं। तो इसमें स्टोरी क्या है आपकी? ये जो नॉवेल है एक स्वार्थी व्यक्तियों की कहानी है जो अंततः नैतिकता का महत्व समझता है, और इसमें अमेरिकी समाज पर भी व्यंग्य किया गया है। तो ये जो नॉवेल है वो चंजलविट परिवार की कहानी है जिसमें अधिकांश जो सदस्य स्वार्थी और लालची रहते हैं। मेन सदस्य है, मुखिया है, परिवार का बुजुर्ग है मार्टिन चंजलविट, एक धनी व्यक्ति है। उनके रिश्तेदार उनकी संपत्ति को पाने के लिए पाखंड और चापलूसी करते हैं। इस तरह की कहानी है। तो ये आर्थिक व्यक्ति की कहानी दिखाते हैं जो अंततः नैतिकता को महत्व समझते हैं। और यहाँ पर आपका अमेरिकन सोसाइटी पर भी एक सटायर किया गया है, व्यंग किया गया है। तो ये आपका मार्टिन चंजलिवेट हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्क है डॉम्बी एंड सन। ओके नेक्स्ट इनका वर्क है हमारे डिकेंस का डॉम्बी एंड सन्स। तो ये मंथली नंबर्स में ये भी आया है आपका अक्टूबर 1846 से अप्रैल 1848 तक आपका ये वर्क में आया है आपका। मंथली नंबर्स रहे हैं अक्टूबर 1846 से अप्रैल 1848 तक। ओके इसकी थीम है प्राइड एंड फैमिली नेग्लेक्ट। इसकी जो थीम है वो घमंड और परिवार की अनदेखी है। ये फैमिली नेग्लेक्ट ये इसका थीम है।
समरी देख लीजिए। मिस्टर डॉम्बी वैल्यूज़ वेल्थ ओवर अफेक्शन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। मिस्टर डॉम्बी वैल्यूज़ वेल्थ एंड हिज सन ओवर हिज डॉटर। द नॉवल शोज इमोशनल नेग्लेक्ट एंड इवेंचुअल रियलाइजेशन। तो मिस्टर डॉम्बी प्यार से ज़्यादा दौलत को महत्व देते हैं यहाँ पर, जो आप इमोशनल बदलाव दिखाया गया है। मिस्टर डॉम्बी अपनी बेटी से ज़्यादा दौलत से और अपने बेटे को अहमियत देते हैं यहाँ पर। मिस्टर डॉम्बी वैल्यूज़ वेल्थ एंड हिज सन, अपनी वेल्थ और अपने सन को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी से ज़्यादा अपनी दौलत और सन को ज़्यादा महत्व देते हैं यहाँ पर। और द नॉवल शोज इमोशनल नेगलेक्ट एंड इवेंचुअल रियलाइजेशन। तो जो नॉवल है वो इमोशनल नेगलेक्ट है, इमोशनल नज़रअंदाज को दिखाया जा रहा है और आखिर में एहसास दिखाया जाता है, रियलाइजेशन को भी दिखाते हैं इसमें। ओके, तो ये आपका था डॉम्बी एंड सन। ओके, ये आपका डॉम्बी एंड सन हो गया। नेक्स्ट इनका वर्क है डेविड कॉपरफील्ड, इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, मंथली में ये भी आया है, मई 1849 टू नवंबर 1850 तक आया है आपका। ओके, ये मंथली में आपका ये भी रहा है। थीम इसकी ऑटोबायोग्राफिकल ग्रोथ है इसमें। तो समरी देख लीजिए। हमारे डिकेंस का हमने ऑटोबायोग्राफी में डिस्कस किया था, जो बचपन था वो बहुत ही मिजरेबल रहा है, तो वो सब चीज़ें हम उनकी नॉवेल्स में हम देख पाते हैं, जो उन्होंने एहसास किया वो सब हमें बखूबी बहुत अच्छे से हम उनके वर्क्स में देखते हैं। जो उन्होंने लाइफ का संघर्ष वगैरह देखा वो उनके वर्क में हमें दिखाई देता है। तो ये डेविड कॉपरफील्ड तो उनका ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहा जाता है। ओके, तो डेविड्स जर्नी फ्रॉम सफरिंग चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में झेला है, वही चीज़ आपने इसमें शायद उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो डेविड का दुख भरे बचपन में मेच्योरिटी तक का ये सफ़र दिखाया गया है। कंसीडर्स डिकेंस फेवरेट नॉवल है डिकेंस का, कंसीडर पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल, डिकेंस का पसंदीदा नॉवल है और कुछ हद तक ऑटोबायोग्राफिकल भी माना जाता है। डेविड ग्रोज फ्रॉम एन अनहैप्पी चाइल्डहुड टू सक्सेसफुल मेच्योरिटी। तो डेविड एक दुखी बचपन से एक सफल मेच्योरिटी तक बढ़ता है, दिखा रहे हैं। थीम इंक्लूड्स प्रिजर्वेंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट। थीम में लगन और सेल्फ डेवलपमेंट शामिल है, जो कि उसकी लगन और सेल्फ डेवलपमेंट दिखाई देता है। उसके साथ वो अपने चाइल्डहुड से मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है। ओके, डेविड के दुखी बचपन में सफल जीवन तक की पूरी यात्रा दिखाता है ये आपका वर्क। ये इसमें जो संघर्ष, धैर्य और आत्मविकास की एक पूरी कहानी दिखाई गई है आपका। ओके, तो ये आपका डेविड कॉपरफील्ड हो गया। नेक्स्ट वर्क है इनका ब्लीक हाउस। ओके, ब्लीक हाउस में क्या है, मंथली में आपका ये भी आया मार्च 1852 सितंबर 1853 तक। ओके, थीम इसकी है करप्शन ऑफ लॉ को दिखाया गया है इसमें। कानून व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार है। क्रिटिसाइजेस द चांसरी कोर्ट सिस्टम थ्रू द लॉन्ग केस ऑफ जॉन डाइस वर्सेस जॉन राइस, शो लीगल डिले एंड सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल। तो जॉन राइस बनाम जॉन राइस के एक लंबे केस को के जरिए चांसरी कोर्ट सिस्टम की यहाँ पर आलोचना करता है ये नॉवेल आपका। आम लोगों की कानूनी देरी और तकलीफ को दिखाता है ये आपका। शोज लीगल डिले, जो डिले होता जाता है लीगल सिस्टम में, एंड सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल की सफरिंग को दिखा रहा है आपका ये वर्क। जॉन डाइस वर्सेस जॉन डाइस केस के माध्यम से चांसरी कोर्ट की देरी और भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। ये न्याय प्रणाली की यहाँ पर आलोचना करता है आपका ये ब्लीक हाउस। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्क हमारा है हार्ड टाइम, जो आपका वीकली सीरियल में आया है इन हाउस वर्ड्स अप्रैल 1 अगस्त 12 1854। ओके, हार्ड टाइम जो है वीकली सीरियल, हफ्ते में आने वाला एक सीरियल है। हाउस होल्ड वर्ड्स घर में हर हफ्ते आने वाला सीरियल है। 1 अप्रैल से 12 अगस्त तक ये 1854 में आपका वीकली सीरियल में आया है। थीम इसकी इंडस्ट्रियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, समरी इसकी क्या है, सेट इन कॉकटाउन, it attacks mechanical education and industrial exploitations. Mr. Gradgrind represents cold rationalism। तो इसमें क्या है, कॉकटाउन में सेट है ये आपका। ये अटैक मैकेनिकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल शोषण पर हमला करता है। मिस्टर ग्रैडग्रिड ठंडे तर्कवाद को दिखाते हैं यहाँ पर। यानी कि मीन्स क्या है, औद्योगिकरण उपयोगितावाद को दिखा रहा है। कोकटाउन नामक एक औद्योगिक नगर में कहानी घटित होती है, दिखाते हैं। मिस्टर ग्राइंड जो है कठोर तर्क देते हैं और तथ्य आधारित शिक्षा का प्रतीक है यहाँ पर। डिफेंस ने जो इंडस्ट्रियल समाज और शोषण की आलोचना की है इस वर्क में। ओके,
तो ये इनका हो गया हार्ड टाइम। नेक्स्ट वर्क इनका है लिटिल डॉरेट, ये जो इनका मंथली नवंबर में आया है, दिसंबर 1855 टू जून 1857। ओके, ये भी आपका ये मंथली सीरियल में आया है इनका वर्क, दिसंबर 1855 टू जून 1857 तक। थीम इसकी है इम्प्रिजनमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। थीम हो गई, समरी क्या है, फोकस ऑन डेप्टर्स, प्रिजन एंड गवर्नमेंट इनफिशियंसी, आर्मी डॉरेट सिम्बलाइजेस पेशेंस एंड वर्चू। तो इसमें क्या है, कर्जदारों की जेलों और सरकारी नाकामी पर फोकस करता है ये आपका वर्क। एमी डॉरेट शब्द और अच्छाई की निशानी दिखाते हैं, एमी डॉरेट को यहाँ पर सिम्बलाइज करते हैं, पेशेंस एंड वर्चू का सब्र और अच्छाई की यहाँ पर एक निशानी दिखा रहे हैं, सिम्बलाइज कर रहे हैं। फोकस है आपका ये कर्जदार के जेलों के लिए। ये आपका जो वर्क है वो कैद और नौकरशाही को दिखा रहे हैं, और कर्जदारों की जेल और सरकारी अक्षमता का चित्रण करती है। एमी डॉरेट धैर्य और त्याग का यहाँ प्रतीक दिखाती हैं। ओके, नेक्स्ट वर्क हमारा अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि आपका वीकली सीरियल में आया था। इन ऑल द ईयर राउंड अप्रैल 13 नवंबर 26 1859। ओके, तो ये आपका ऑल द ईयर राउंड में पूरे हर हफ्ते आने वाली जो एक सीरियल है वीकली पत्रिका है, इसमें आपका अप्रैल 30 नवंबर से 26 1859 में आया है। थीम थी इसकी रेवोल्यूशन एंड सेक्रीफाइस। थीम इसकी रेवोल्यूशन एंड सेक्रीफाइस है, क्रांति और बलिदान इसकी थीम हो गई। समरी इसकी है, सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, famous opening, it was the best of times, Sydney cartoon sacrifices his life symbolizing redemption। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग ये सेट थी आपकी। फेमस लाइन इसकी आपकी है ये, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये सबसे अच्छा समय था। सिडनी कार्टून सेक्रीफाइस हिज लाइफ सिम्बलाइजिंग रिडेम्पशन, सिडनी कार्टून अपनी जान कुर्बान कर देता है, जो मुक्ति का प्रतीक दिखाते हैं इसमें। ओके, तो इसमें क्या है, क्रांति और बलिदान को दिखा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति की आपकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। सिडनी कार्टन का बलिदान प्रेम और उद्धार का प्रतीक है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके, इसमें क्या है, ये आपका एक ऐतिहासिक उपन्यास हो जाता है जिसकी कहानी लंदन और पेरिस दो सिटी में आपकी दिखाई जा रही है। टेल ऑफ टू सिटीज़ है ना, तो लंदन और पेरिस की दिखाई जा रही है। फ्रांसीसी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय का है। उपन्यास की शुरुआत आपको दिखाई गई, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इस तरह की आपकी फेमस लाइन है। तो इससे यहाँ से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर डॉक्टर मोनेट को 18 वर्ष की कैद के बाद जब जेल से रिहा किया जाता है, तो उनकी बेटी लूसी मोनेट प्रेमपूर्वक उनकी देखभाल करती है। इस तरह करके पूरी कहानी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की है, और ये आपकी टेल ऑफ टू सिटी को दिखाती है, लंदन एंड पेरिस को। ओके, तो ये आपका हो गया टेल ऑफ टू सिटीज़। नेक्स्ट आपका वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वीकली सीरियल इन ऑल द ईयर राउंड दिसंबर 1 1860 टू अगस्त 3 1861। तो ये आपका वीकली में आया है। वीकली सीरियल था कहाँ पर, ऑल द ईयर राउंड, ईयर का जो वीकली आपका आता था वो आपके उसमें था। तो ये आपका ऑल द ईयर राउंड में हर हफ्ते आने वाली एक अब सीरियल पत्रिका थी। दिसंबर 1860 टू 3 अगस्त 1861 तक ये आपकी आई है। थीम एम्बिशन एंड मॉरल ग्रोथ थी इसकी, महत्वाकांक्षा और नैतिक विकास दिखाया गया है। इसकी समरी देख लीजिए। पिप ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ जेंटलमैन थ्रू सफरिंग एंड रियलाइजेशन, ही लर्न्स ह्यूमिलिटी एंड ट्रू वैल्यू। तो पिप एक जेंटलमैन बनने का सपना देखता है, दुख और एहसास के जरिए वह विनम्रता और सच्चे मूल्य को सीखता है यहाँ पर, और सफरिंग और रियलाइजेशन के थ्रू ही लर्न्स ह्यूमिलिटी एंड ट्रू वैल्यूज़ और ह्यूमिलिटी को सीखता है। ये आप पिप जो है सज्जन बनने का सपना देखता है और धन और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, और अंत में सच्चे मूल्य और विनम्रता का महत्व समझता है। ओके, तो ये आपके था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्क है आवर म्यूचुअल फ्रेंड, मंथली नंबर में आया है, मई 1864 से नवंबर 1865 तक आया है। थीम इसकी है वेल्थ एंड करप्शन इसकी आपकी थीम हो गई, पैसा और भ्रष्टाचार इसकी थीम हो गई। तो इसमें इस समरी देखिए, कॉम्प्लेक्स नॉवेल अबाउट मनी ग्रीड आइडेंटिटी एंड लंदन सोसाइटी। तो ये जो है पैसे, लालच और पहचान और लंदन के समाज के बारे में एक नावल है। तो ये जटिल कथा लंदन समाज में धन, लालच और पहचान के विषयों को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है आपकी आवर म्यूचुअल फ्रेंड। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्क है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ओके, तो जो मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड हमारा नेक्स्ट वर्क हो गया।
मंथली अप्रैल 1870 सितंबर 1870। ओके, तो ये आपका 6 ऑफ 12 नंबर्स कंप्लीटेड। ओके, तो ये आपका जो है ये आपके मंथली नंबर्स में आया है। अप्रैल 1870 से सितंबर 1870 तक आया है। 12 में 6 नंबर पूरे हुए हैं। ये अनफिनिश्ड वर्क था इनका, तो ये इसमें 12 नंबर्स थे तो 6 पूरे हुए थे। अनफिनिश्ड वर्क है हमारे चार्ल्स डिकेंस का। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थीम है इसकी मिस्ट्री एंड क्राइम, मिस्ट्री एंड क्राइम इसकी थीम है, रहस्य और अपराध। ओके, तो डिकेंस अनफिनिश्ड नॉवेल है ये आपका, बताया भी हमने। इट रिवॉल्व्स अराउंड द डिसअपियरेंस ऑफ एडविन ड्रूड, लीविंग द मिस्ट्री अनरिजॉल्व। तो डिकेंस का अधूरा नॉवेल था ये आपका, ये एडविन ड्रूड के गायब होने के इर्द गिर्द घूमता है पूरा कहानी, जिसका रहस्य अनसुलझा ही रह जाता है आपका। ओके, तो ये आपका रहस्य और अपराध की कहानी है आपकी नॉवेल। एडविन ड्रूड के रहस्यमय गायब होने की कहानी है ये आपकी। डिफेंस की मृत्यु के कारण ये आपका अधूरा रह जाता है। ओके, तो ये आपके हो गए चार्ल्स डिकेंस की इम्पॉर्टेंट वर्क्स। ये थे जितने इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे हमने इनको इंक्लूड कर दिया। समरी भी हमने बता दी, एंड कब ये पब्लिश हुए हैं, किस में हुए हैं, एंड सीरियल वाइज इनके पब्लिश हुए हैं, तो सब हमने इसमें डिस्कस किया। थीम भी बता दी। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, उनको देख लीजिए। ओके, ये फर्स्ट नॉवेल कौन सा था इनका? द पॉस्थमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, इसका पूरा नाम हो गया ये आपका द पॉस्थमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, या इसका पूरा आपका नाम हो गया। ये आपका फर्स्ट नॉवेल माना जाता है। पिकविक पेपर्स जो है इसका फर्स्ट नॉवेल आपके डिकेंस का माना जाता है, कि कहा जाता है। नेक्स्ट है इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डेविड कॉपरफील्ड। हमने हालांकि पॉइंट्स बता दिए हैं, बट एग्जाम के आपके रिवीजन के उससे आप देख लीजिए। इंडस्ट्रियल नॉवेल कौन सा है इनका? हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स, या हार्ड टाइम जो है इंडस्ट्रियल नॉवेल कहा जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिसमस क्लासिक क्रिसमस कैरोल इन प्रोज बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस, ये इसका फुल टाइटल हो गया। तो ये आपका क्रिसमस कैरोल जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण फेमस वर्क है, इनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 घोस्ट के विषय में बात की गई, तो उसी टाइटल से आपको समझ में आ रहा है। घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, एंड घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। ओके, ये पास्ट का क्या हो गया? घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, ये उसे उसके अतीत की यादें दिखाती है। घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, ये वर्तमान की सच्चाई दिखाती है, विशेषकर गरीब क्लर्क बॉब कैचेट और उसके बीमार पुत्र टिनी टिम की स्थिति को दिखाती है। घोस्ट ऑफ क्रिसमस या टू कम, यह भविष्य दिखाती है जहाँ स्क्रूज की मृत्यु पर कोई शोक नहीं मनाता है। ओके, तो कोई शोक नहीं मनाता। तो इस तरह करके ये आपका फुल टाइटल है क्रिसमस क्लासिस का, क्रिसमस कैरोल इन प्रोज बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने रख दिए थे, ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट से। ओके, तो ये हमारे आज हमने चार्ल्स डिकेंस को कवर कर लिया है। इनके मेजर जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है, थीम, समरी एंड उनको कब पब्लिश हुए हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने चार्ल्स डिकेंस को कंप्लीट कर लिया। अगर आप कहेंगे तो हम इनके डिटेल में भी वर्क ले आएंगे, नहीं तो अभी हम अदर राइटर्स भी कंप्लीट कर लिए इनके, तो फिर देखते हैं। बताइएगा अगर आप चाहते हैं इनका कोई वर्क पढ़ना, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।